मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू यूनिट एस ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करने से पहले यदि हम आपका पीरियडिक टेबल पे नजर डालें तो पीरियडिक टेबल को हम लोग आपका बेसिकली 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसमें होता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन एलिमेंट्स में जो कि आपके एस ब्लॉक में प्रेजेंट है उसमें आपका एस ऑर्बिटल भरने के क्रम में रहता है, अतः इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इसी तरह से पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है उसमें आपका पी ऑर्बिटल्स जो है वो भरने के क्रम में रहती है और इसलिए इनको आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इसी प्रकार आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल भरने के क्रम में रहेगी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके एफ ऑर्बिटल भरने के क्रम में रहेगी। ये हमारे कौन सी ऑर्बिटल उस एलिमेंट में भरी जा रही है उसके अकॉर्डिंग हमने हमको उस पर्टिकुलर ब्लॉक के एलिमेंट्स में डिवाइड किया। अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम आपका 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी कि उसमें हमारे पास ग्रुप उसमें हमारे पास 2 हैं और उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हमने इसको 2 इसमें डिवाइड करना है। फर्स्ट ग्रुप जो है उसको हम आपका बोलते हैं एल्कली मेटल्स कहते हैं और वो हमारे होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम से मिलकर बनाता है फर्स्ट ग्रुप। और इनको हम आपका बोलते हैं एल्कलीन मेटल्स हम बोलते हैं, यानी कि क्षारीय धातु हम इसको बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप जो हमारा जो है वो हमारा आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम और रेडियम से मिलकर बना है। इनको हम आपका बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, यानी कि क्षारीय मृदा धातु इनको हम कहते हैं। ना हमारे कोर्स में एस ब्लॉक एलिमेंट से स्टडी करना और पी ब्लॉक एलिमेंट से स्टडी करना, तो इन दोनों ब्लॉक्स के एलिमेंट्स को हम लोग आपका स्टडी करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है वो उसमें हम देखते हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स रहे उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इन एलिमेंट्स में से जो फ्रेंशियम एलिमेंट है वो हमारा आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि उसमें आपका जो लगातार उसमें आपका विघटन आपका होता रहता है, यानी कि उसमें से आपके रेडिएशंस एमिट आउट होते रहते हैं। नाउ इसमें अगर हम आपका स्टडी करते हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आपका फर्स्ट ब्लॉक के लिए या फर्स्ट ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NS1। ये हमारा आपका फर्स्ट ग्रुप के लिए, यानी कि आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम करते हैं तो हमारा जाता है NS1 होता है। इसी तरह से अगर हम आपका बात करते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है NS2, यानी कि इसके आपके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और फर्स्ट ग्रुप के लिए आपका जो है इसके इस ऑर्बिटल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन आपका रहेगा। नाउ n की जो वैल्यू है वो हमारे होती है 2 to 7 आपकी इसकी वैल्यू होगी, यानी कि हमने अगर हाइड्रोजन का यहाँ पे हमने इसको नहीं लिखा है तो हाइड्रोजन के केस में जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा 1s1 हमारा रह जाएगा। लिथियम के केस में हमारा 2s1 रहेगा, सोडियम के केस में 3s1, पोटेशियम के केस में 4s1, रुबिडियम 5s1, सीजियम 6s1 और लास्ट आपका जो फ्रेंशियम है उसमें हमारा रहेगा 7s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने बात करी है वो हमने आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी है। लेकिन अगर हम आपका इसके अंदर पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना चाहें तो हम उसको लिख सकते हैं नोबल गैस NS1, हम इसको आपका लिख सकते हैं। नोबल गैस का यहाँ लिखने का तात्पर्य ये है कि उसके पहले जो एग्जाम्पल अगर हम आपको सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम से पहले हमारे पास आपका आता है आपका नियॉन। तो नियॉन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपका यहाँ पे लिखेंगे।
अगर हम आपका बात करते हैं लिथियम की, हम बात करते हैं तो उसके पहले यहाँ पे आता है हमारा हीलियम आता है, और तो हम यहाँ पे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और फिर हम आपका उसका करस्पॉन्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 के अकॉर्डिंग हम आपका लिखेंगे। क्योंकि अगर हम आपका लिथियम के केस में लेते तो यहाँ पे आपका जो पी ब्लॉक में जो हमारा हीलियम आता है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो लिथियम के केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 एंड 2s1 आपका ये हो जाएगा लिथियम के केस में। तो हम यहाँ पे इसको आपका किस तरह से लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, हीलियम को हमने आपका ब्रैकेट में लिखा और यहाँ पे हमने आपका लिख दिया 2s1, यानी कि आपका जो 2s1 के पहले आपका जो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें यहाँ पे आपका लिखा हुआ माना जाता है ना। अब ये जो अगर हम इसकी बात करते हैं, जो एल्कली मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो काफी मिलती हुई होती है। और ये हमारे पास क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है वो NS1 होता है, जो कि पूरे ग्रुप के लिए एक आपका आइडेंटिकल आपका कॉन्फ़िगरेशन है। इस वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो उसमें हमें आपके रिसेम्बलेंस मिलती है, यानी कि समानताएं उसमें हमें आपके मिलती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हमारी हैं ये बेसिकली हमारे आपके दो फैक्टर्स पे डिपेंड आउट करती हैं, और वो दो फैक्टर्स हमारे हैं साइज ऑफ द एटम्स और द आयंस, यानी कि आपका जो एस ब्लॉक है फर्स्ट ग्रुप जो है उसके आपका एटम का साइज क्या है या उसके आयन का साइज क्या है, उससे आपका गवर्न आउट होगी। एंड सेकेंड जो हमारे हैं लो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसके आपकी लो बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो जो प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उसमें हम आपका सबसे पहले यूज कर लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी हमारा क्या होती है? डेंसिटी हमारी होती है मास अपॉन वॉल्यूम हमें है, या अगर हम आपको घनत्व बोले तो घनत्व हमारा होता है मास द्रव्यमान अपॉन आयतन, हमारा घनत्व उसको। तो घनत्व को हमने आपका D से बताया है, द्रव्यमान को M से और आयतन को हमने आपका V से बताया। अगर हम आपका इसका जनरल ट्रेंड देखते हैं तो जनरल ट्रेंड देखने से जो डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल जो आपका होना चाहिए वो हमारे आपकी कम होती है, यानी कि लोस की होती है। और ये जैसे जैसे हम आपका ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, दैट इज कि अगर हम आपका लिथियम हाइड्रोजन से लेकर हम आपका फ्रेंशियम तक अगर हम आपका जाते हैं तो जो डेंसिटी हमारे इसमें होती है वो डेंसिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये इंक्रीज हमारे पास होती है। लेकिन यदि हम आपकी बात करते हैं जो पोटेशियम जो होता है वो हमारा जो है सोडियम से लाइटर हमारा वेट में रहता है, यानी कि उसकी लो डेंसिटी जो है एल्कली मेटल्स की जो होती है वो बेसिकली हम आपका कह सकते हैं कि हमारा लोअर एटॉमिक साइज की लार्जर एटॉमिक साइज की वजह से हमें इसमें लोअर डेंसिटी हमें मिलती है। लेकिन जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें ऐसा नहीं मिलता है, क्योंकि जो आपका एटॉमिक मास जिस तरह से आपका इंक्रीज होता है तो ये हमारा जितना उतना न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है बाय द इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम, यानी कि जो आपका जो एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो आपका कंप्लीटली न्यूट्रलाइज जो है वो इट इज नॉट रिड्यूस्ड। तो इस वजह से जो हमारे पास जो रेशियो रहता है कि डेंसिटी का, यानी कि रेशियो हमारा किस में हुआ, द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात है, रेशियो जो है मास ऑफ वॉल्यूम का, वो उसकी वजह से हमारी जो डेंसिटी है वो ग्रेजुअली हमारे इंक्रीज आउट होती है। तो इस वजह से हमारे पास जो हम ये कह सकते हैं, जो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था कि पोटेशियम जो होता है आपका सोडियम से लाइटर रहता है, तो ये हमारा एक यहाँ पे एक्सेप्शन है जिसमें कि हमें आपका इस तरह से मिलता है। और ये जो बिहेवियर है ये हमें बिकॉज ऑफ द लार्ज एटॉमिक साइज की वजह से हमें आपका मिला है, पोटेशियम और आपका कैल्शियम सोडियम की वजह से। अब इसके बाद आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट हमारा आता है। मेल्टिंग पॉइंट को अगर हम आपका देखते हैं तो ये हमारा आपका डिक्रीज होता है, जबकि हमारा आपका ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो ये हमारे जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं ये हमारे आपके डिक्रीज होते हैं ग्रुप में। और ये डिक्रीज हमारा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आपका ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं एटॉमिक साइज जो होता है वो हमारा इंक्रीज होता है, यानी कि आपका ये जो साइज है इस तरह से आपका बढ़ रहा है। वो साइज हमारा क्यों बढ़ता है, साइज हमारा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जब भी हमारा आपका नया शेल स्टार्ट होता है या नया हमारे पास एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है
तो उसमें आपका एक नया ऑर्बिटल आपका इंक्रीज होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका आउटर मोस्ट शेल जो है वो NS1 का वाला जो है, तो उसकी वजह से जब हमारा एक नया शेल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ने एंट्री ली है, तो उसकी वजह से हमारा जो एटॉमिक साइज जो है वो भी हमारा आपका इंक्रीज होता है। और वो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो हमारे पास इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, यानी कि जो आपको बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो आपकी एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी क्या हो जाएगी आपके लेटिस में, क्रिस्टल लेटिस में, वो हमारे लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब कम आपके लेटिस एनर्जी की जो है वो एनर्जी कम हो रही है, तो कम होगी तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हमारा उसमें आपका कम होगा। उसके बाद आता है आपका एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करते हैं या आयनिक रेडियस की अगर हम आपके बात करते हैं, तो हम आपका एल्कली मेटल्स जो होते हैं इनका जो साइज होता है वो आपका सबसे ज्यादा होता है। क्यों होगा? क्योंकि हमारे उस पीरियड में हम आपकी ग्रुप की तो हमने बात करी है, ग्रुप में तो आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यदि हम आपका उस पीरियड की भी बात करें तो हमारे यहाँ जो आपका एल्कली मेटल्स हैं जो आपके क्षारीय धातु में है, उनका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होता है। यानी कि उसमें क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें वहां पे आपके एक जो नया शेल इंट्रोड्यूस हो रहा है, और उस शेल के इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो उसका जो एटॉमिक साइज है वो आपका इंक्रीज होता है। तो जब इंक्रीज आपका होगा तो क्या होगा, ये हमारा आपका एटॉमिक साइज जब बढ़ा, तो एटॉमिक रेडियस की हम बात करते हैं, तो रेडियस हमारे कहाँ से मेजर करते हैं? मेजर हम आपका करते हैं जो आपका न्यूक्लियस है, जो आउटर मोस्ट शेल है, जो न्यूक्लियस हमारा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका किसी भी एटम की बात करते हैं, तो ये जो हमारा जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से आपका जो आउटर मोस्ट शेल है वहां का डिस्टेंस आपका क्या है, उसको हम आपका एटॉमिक रेडियस हम आपका बोलते हैं ना। अब ये जो एटॉमिक रेडियस है, क्योंकि नया शेल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा हमारा, क्योंकि हमारा साइज आपका इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से अगर हम इनकी आयन की बात करें, तो जब हम आयन की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भी आयन बनेगा, आयन यहाँ पे कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन के आपके त्यागने से यहाँ पे आयन बनता है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्यागेगा तो भी क्या होगा, वो एक शेल कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी जो डिस्टेंस है, अगर हम आपके पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में उसका साइज आपका इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एक नया शेल इंट्रोड्यूस हुआ था आपका एस ब्लॉक में। तो यहाँ पे जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है, यानी कि जो हमारे पास परमाणु त्रिज्या है और जो आयनिक त्रिज्या है, अगर हम बात करते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए, तो अभी वो हमारा बढ़ता है। और यदि हम आपका पीरियड में भी बात करते हैं, तो जो आपका क्षारीय धातु है उनका साइज आपके जो है वो आपका बढ़ता है, वो उनका आपके उस पीरियड में सबसे अधिक रहेगा। इसके बाद आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि आयनन विभव। अब आयनन विभव क्या होता है? आयनन विभव जो है वो हमारा क्या है कि किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा की होती है, जितनी आवश्यकता ऊर्जा की होती है, उसे हम आपका आयनन विभव कहते हैं। दैट इज, अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम फ्रॉम इट्स न्यूट्रल गैसेस। एटम जो है उसमें से अगर हम आपका एक बाह्यतम आपका कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव कहते हैं। इसको आपका आयनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है, यानी कि आपके आयनिक ऊर्जा भी कहा जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है या आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, अगर हम आपका ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे ये हमारे क्या होता है, ये इसकी डिक्रीज आती है। जब डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि आपका न्यूक्लियस से आज जो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका टाइटली नहीं बन रहा है, वो आपका लूजली बॉन्डेड आपका रहता है। और जब लूजली बॉन्डेड आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन, ये लूजली अट्रैक्ट रहेगा, तो वो उसको आपको निकालने के लिए आपको कम ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी। और जब कम ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी कम होगी। लेकिन यदि हम आपका पीरियड में बढ़ते हैं, यानी कि हम आपका लेफ्ट से राइट में जाते हैं, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयन
आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे आपके इंक्रीज होती है। तो ये हम आपका जो है ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे आपके डिक्रीज होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपका किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करते हैं, यानी कि उसका जो पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी अगर हम आपका बात करते हैं, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी हमारे कम होती है और कम होने की वजह से क्या होगा, ये जो आपके धातुएं हैं तो इनमें आपका क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको आपका लूज जो करते हैं, तो इसकी वजह से ये हमारा पॉजिटिव आयन फॉर्म आउट होता है। और जब ये पॉजिटिव आयन हमारा फॉर्म आउट होगा तो ये जो मेटल्स हमारे होते हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारे एलिमेंट्स होंगे और इसमें जो आपका है धात्विक गुण हमें आपका दिखेगा, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर हमें इसमें आपका शो रहेगा। तो जैसे हमारे पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जो है अगर ये आपके इंक्रीज होती है, कैसे, जब हम आपका ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये आसानी से आपका जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और जब इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से त्याग देते हैं तो इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज आपका होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था। क्योंकि अगर हम आपका फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था ns1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। और जब ns1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका तात्पर्य ये कि आपके इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स में, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आपका है और वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग के ये हमें आपका बना देगा। अगर मान लीजिए हमें जनरल अगर हम बात करते हैं तो इसको हम आपका मेटल जो है आपका फर्स्ट ग्रुप जो है उसको हम आपका जो मेटल्स है उसको हमने आपका एन से रिप्रेजेंट करा, यानी कि धातु को हमने एन से, और इसके बाह्यतम कोश में आपका क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन है तो इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और हमें यहाँ पे आपका M+1 आयन फॉर्म हो। अब जब ये M+1 आयन फॉर्म हुआ है तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपका पहले वाले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का रहेगा। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने लिखा था नोबल गैस का यहाँ पे आएगा और फिर हमने यहाँ पे लिखा था NS1। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल का, ये त्यागने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, नोबल गैस, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा NS0। यानी कि अगर हम आपकी बात करते हैं तो नोबल गैस में जो हमारा है आपका P6 आपका रहता है, यानी कि जो आपके पहले वाली ऑर्बिटल्स है वो कंप्लीटली फिल्ड है और यहाँ पे हमारे पास s ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमने बताया है कि हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हमारे हो या हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो या एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो तो हमारे आपके ज्यादा स्टेबल रहती है, उनका स्थायित्व आपका बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर हम आपकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, NS0 कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा। अब हमारे पास क्या था, मेटल था, इसने हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन त्याग के हमें आपको क्या बना दिया, M+1 बन गया। अब यदि हम आपका सिंपल एग्जाम्पल लेके बात करते हैं तो हम आपका एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 आपका इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। नो इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 3s ऑर्बिटल में। जब हमारे पास आपका सोडियम जो है आयन फॉर्म आउट करता है, दैट इज कि Na+ जब हमारा बनेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s0 हमारे पास है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हमारे पास 0 यानी कि तो इसके जो पहले वाला शेल है ये यहाँ तक का अगर हम आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा आता है नियॉन का।
तो नियॉन में हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ क्या हुआ कि ये इसमें यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसको आपका मिल गया, और यहाँ पे कंप्लीट ट्रिपल ऑर्बिटल्स, एफडी ऑर्बिटल्स, और इसका होने की वजह से आपका सोडियम +1 का जो है स्थायित्व यहाँ पे इंक्रीज हो। अगर हमें मान लीजिए कि अब इसमें से क्या होगा, जब Na+2 फॉर्म करना है, Na+2 फॉर्म करने के लिए हमें यहाँ से p ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और वो p ऑर्बिटल में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके लिए हमें आपका काफी उच्च हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा जो है Na+1 जो है वो हमारे स्टेबल आपका कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, या इसी तरह से हम आपका देखें तो जो है दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उन सब में भी हमारा ये, तो यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये हमारे स्थायित्व को ग्रहण कर लेते हैं, और इसकी वजह से हमारे पास इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है वो हमें आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो इनके फ्लेम कलरेशन की है, यानी कि इनकी ज्वाला जो होती है उसमें हमें आपका कलर ना। अगर हम आपका एल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो ये हमारे आपके बुनसन ज्वाला के साथ ये हमें आपका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कर हमें इसमें कलर देते हैं। और यहाँ पे अगर हम आपकी बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके हम आपका नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो हम इनके आपके क्लोराइड्स जो हैं उनकी का बात करते हैं, और इनके जो क्लोराइड्स होते हैं वो आपके काफ़ी वाष्पशील होते हैं, वोलेटाइल हमारे रहते हैं, और वोलेटाइल होने की वजह से इनको जब आपका थोड़ी सी ऊर्जा दी जाती है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका लोअर एनर्जी से आपका हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में एक्साइट हो जाता है, उत्तेजित होकर चला जाता है, और जब वो वापस आता है अपनी ग्राउंड स्टेट पे, यानी कि हाई एनर्जी ऑर्बिटल से जब वापस से वो अपना लोअर एनर्जी पे आता है वाले ऑर्बिटल में आता है, तो उस समय जो रेडिएशन एमिट आउट करता है वो हमारा आपका होता है विजिबल रीजन में लाई करता है, यानी कि दृश्य क्षेत्र में हमें दिखाई देता है, और दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने की वजह से हमें जब इनकी ज्वाला में हमें आपका कलर दिखाई पड़ता है। अब कलर हमें कैसे मिलता है, अगर हम लिथियम के केस में देखते हैं तो रेड कलर आता है, सोडियम के केस में हमें गोल्डन येलो कलर आता है, सुनहरी पीला रंग आता है, पोटेशियम के केस में लाइट वॉयलेट कलर या पेल वॉयलेट हम इसको बोलते हैं, आपका रुबिडियम के केस में वॉयलेट कलर आता है, और सीजियम के केस में हमारा ब्लू कलर में दिखाई देता है। अब इसका अभी जैसा हमने बात करी थी तो हम उसको डायग्राम से भी और समझ लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हमारा यहाँ पे ये इसका ग्राउंड स्टेट है, तो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाता है, जब हम फ्लेम देंगे यानी कि हम उसको ऊर्जा दे रहे हैं, जब ऊर्जा हम आपका दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आपका उत्तेजित होके हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चला गया, और जब ये हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल से वापस जब अपने ग्राउंड स्टेट में जो आता है तो इस समय जो हमारा रेडिएशन जो निकलता है, जो हमें आपका आता है वो हमारे पास कहाँ पे आता है, ये रेडिएशन हमारा आता है विजिबल रीजन में, यानी कि दृश्य क्षेत्र में हमें इसमें आपका मिलता है, और ये दृश्य क्षेत्र में मिलने की वजह से ही ये जो रेडिएशन हमारा आ रहा है ये दृश्य क्षेत्र में आने की वजह से ही हमें कलर दिखाई देता है। यदि ये दृश्य क्षेत्र में नहीं आए रेडिएशन एमिट आउट होके वापस से, तो ये हमें आपका क्या होगा, इसका कलर हमें दिखाई नहीं देगा, तो हम बोलेंगे कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे आपके कलरलेस एलिमेंट्स हैं। तो इसमें आपका कलरेशन में की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि इलेक्ट्रॉन का जो है वो आपका लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से आपका हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाना, और वापस जब वो आपका ग्राउंड स्टेट पे आता है, लोअर एनर्जी वाले पे ऑर्बिटल में आता है, तो उससे जो रेडिएशन जो विकिरण आपके निकलते हैं वो विकिरण हमारे दृश्य क्षेत्र में आएगा, तभी हमें आपका कलर दिखाई देगा, अन्यथा हमें इसमें आपका कलर दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से जो हमारे